हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में जो बुक पढ़ाई जा रही है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में एक वीडियो आपको पहले मिल चुका है जिसमें मैंने आपको बताया है कि डिमांड किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड इनमें क्या फ़र्क है। हिंदी में कहा जाए तो मांग और मांगी गई मात्रा में क्या फ़र्क है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मांग अनुसूची किसे कहते हैं, यानी डिमांड शेड्यूल। और उसके बाद अगला हिस्सा जो मैंने दो हिस्सों में दिया। असल में डिमांड शेड्यूल को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया, डेफिनेशन भी लिखवाई। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। तो मांग वक्र तथा इसका ढलान वो आज हम पढ़ेंगे। क्या होता है मांग वक्र, पहले ये बात करते सुनिए भाई। डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं? डिमांड शेड्यूल, पहले तो ये थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। डिमांड शेड्यूल मांग अनुसूची। मांग अनुसूची होता क्या है? ये एक टेबल होता है। ये टेबल हिंदी में कहा जाए तो एक तालिका होता है। ये तालिका कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है जो किसी भी वस्तु की प्राइस और खरीदी जाने वाली मात्रा इन दोनों को बताता है। तो मैंने बताया था कि 1 रुपए की प्राइस पे 4 क्वांटिटी, 2 रुपए के प्राइस पे 3 क्वांटिटी, 3 रुपए के प्राइस पे 2 क्वांटिटी। यानी जैसे जैसे आपका कीमत बढ़ता जाता है, जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है उसकी मात्रा जो है कम खरीदने लगते हैं लोग, है ना। टमाटर, अब टमाटर जो पहले सस्ता था तो लोग 1 किलो खरीदते थे, है ना। लोग सब्जियों में टमाटर डालते थे, टमाटर की ही सब्जी बना लेते थे, ठीक है। मटर पनीर में टमाटर डाला करता था, शाही पनीर भी बना करता था। अब टमाटर महंगा हो गया तो टमाटर लोगों ने कम खरीदना शुरू कर दी। पहले जब टमाटर सस्ता था, या कोई भी सब्जी आपने देखा होगा ना सस्ता होगा, मार्केट गए होगे सब्जी मंडी वगैरह, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि जो सब्जी बेचने वाला ना वो भी बड़ा कलाकार होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है वो सब्जी बेचने के लिए। जैसे जो चीज़ सस्ती रहती है ना उसका रेट वो किलो में बताता है। जैसे 20 रुपये किलो आलू, 20 रुपये किलो आलू, 20 रुपये किलो, ठीक है। और जो चीज़ महंगी रहेगी ना उसका रेट भी 20 रुपये बताएगा, पर वो पाव में बताएगा। भिंडी 20 रुपये पाव, भिंडी 20 रुपये पाव, भिंडी 20 रुपये पाव। मतलब आलू किलो में बता रहा है और भिंडी जो है वो पाव में बता रहा है। रीज़न ये है कि लोग पैसा देखते हैं, वो बाद में तोल देखते हैं, पहले पैसा देखते हैं। तो यदि 80 रुपये किलो, 80 रुपये किलो चिल्ला के बोले ना भिंडी, तो आदमी पहले ही दूर भाग जाएगा। तो और दूसरी बात यह है कि लोग जब महंगी चीज़ होती है ना तो खरीदते भी कम है, तो इसलिए वो रेट भी कम में ही बताता है। और रेट जो है वो पाव में ही बताता है, वो किलो में नहीं बताता। तो ये रीजन है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है किसी भी वस्तु की तो उसकी क्वांटिटी जो है गिरती जाती, खरीदने की क्वांटिटी जो है वो गिरती जाती है, लोग कम खरीदते हैं। अब इसी डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट किया जाए एज ग्राफ। यदि इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाए, ग्राफिकल टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसे कहा जाएगा डिमांड कर्व। ठीक है, यानी इसी का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है मांग वक्र। ठीक है, तो इसी का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है मांग वक्र। डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन ले भाई, डेफिनेशन सुन ले। डिमांड कर्व is the graphical representation
be in the breath and then we get working with the inclusive though. He did. That. Of demand schedule. Which one? Environment. It represents different quantities Whoop my. of a commodity that consumer is ready to buy at different prices. We need to before we do this. Yes. If we had a wall, क्या लिखा है मैंने लिखा है डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, डिमांड शेड्यूल का। इसके अंदर क्या दर्शाया जाता है, इसके अंदर दर्शाया जाता है डिफरेंट क्वांटिटीज को, किसी भी कमोडिटी का, वस्तु का जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है या खरीदने के लिए तैयार है एट डिफरेंट प्राइसेस, विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए वो तैयार है, तो उसे कहेंगे हम डिमांड कर्व। हिंदी में डेफिनेशन लिखिए, हिंदी में लिखिए, मांग वक्र मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। यह किसी वस्तु की उन सभी संभव मात्राओं को दर्शाता है जिन्हें उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, तो वही बात जब मैंने इंग्लिश में लिखी है उसको मैंने हिंदी में लिख दिया। ये तो बात होगी डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन के बाद मैं बात करता हूं कि ये भी दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं, एक इंडिविजुअल के लिए और एक पूरे मार्केट के। जैसे मान के चलो मैं ये मार्कर मार्केट से खरीदने जाता, ठीक है, तो जब मैं मार्कर मार्केट से खरीदने जाऊंगा तो एक तो मैं डिमांड करूंगा और बाकी के लोग भी तो मार्केट में हैं जो खरीदने जाएंगे, तो उनकी भी डिमांड होगी। तो यदि मार्केट में सभी लोगों की डिमांड को देखा जाए तो वो मार्केट डिमांड कहलाती है, और सिर्फ एक व्यक्ति कितना खरीदना चाहता है उसकी बात करें तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड किसी वस्तु को, किसी एक वस्तु को कोई एक व्यक्ति जितना खरीदने की इच्छा रखता है वो इंडिविजुअल डिमांड, और किसी एक वस्तु को पूरे बाजार के सभी व्यक्ति जितना खरीदने की इच्छा रखते हैं उसे बाजार मांग कहेंगे, पर वस्तु वही होनी चाहिए, यानी कोई भी वस्तु सारी वस्तु नहीं, एक वस्तु। ठीक है, ये मार्कर तो मार्कर, आलू तो आलू, टमाटर तो टमाटर, प्याज तो प्याज। ठीक है, डिमांड सिर्फ उसी पर्टिकुलर वस्तु की देखी जाएगी, सभी वस्तुओं को मिला के डिमांड नहीं देखा जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड दो प्रकार के हुए। पहला जो प्रकार बना डिमांड का वो बना, डिमांड कर्व जो है वो दो प्रकार के बने। पहला जो डिमांड कर्व बना वो बना इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दूसरा जो डिमांड कर्व बना वो बना मार्केट डिमांड कर्व। तो यहाँ पे डिमांड कर्व भी दो हुए।
एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व You could have tied power into it. I would have given some way. Done it. Big a lot. Active did. और एक मार्केट डिमांड। Then I mean, I didn't it. I waited. In the tower. हिंदी में कहा जाए तो व्यक्तिगत मांग वक्र। Because neither the one that didn't is 65 boys up here. Why can't they take part of that? और बाजार मांग वक्र। Under by the this and the bit and how they visit all the students how we and then I remember the व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। डेफिनेशन में सेम वही लिखवाने वाला हूँ जो मैंने अभी लिखवाई थी, इसके लिए भी और उसके लिए भी, बस एक एक शब्द का अंतर। उस एक शब्द को यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दूंगा तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाएगा, और एक शब्द को यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दूंगा तो ये हो जाएगा मार्केट डिमांड। क्या है वो शब्द, ध्यान दीजिए, पहले मैं हिंदी में लिखवा लेता हूं। व्यक्तिगत मांग वक्र, व्यक्तिगत this will know that. मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। Then the sad they were in यह है किसी वस्तु की उन सभी संभव मात्राओं को दर्शाता है जिन्हें एक उपभोक्ता या एक क्रेता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार। अब यही वाली सेम डेफिनेशन यहाँ लिखना है मुझे, बस जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक क्रेता, a buyer, वहां ऑल द बायर्स ऑफ अ मार्केट आ जाएगा। तो लीजिए बाजार मांग वक्र, बाजार मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। यह है किसी वस्तु की उन सभी संभव मात्राओं को दर्शाता है जिन्हें बाजार के सभी क्रेता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार। तो देखो इसमें और इसमें फर्क कहाँ है, यहाँ फर्क, बाजार के सभी क्रेता, ऑल द बायर्स ऑफ मार्केट, और यहाँ लिखा है एक क्रेता, सिंगल बायर वन बायर। इस बात को इंग्लिश में लिख दिया जाए तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज the graphical representation of the
individual demand schedule. It represents different quantities of a commodity that a buyer is ready to buy He said to be told the furniture that he needs and the other at a different price. I've been gratitude and that. Yeah, and then check. You're going to come back and see if you know, all the comments in Scottish Glass, so then things are up and यहाँ अब बायर हुआ। यहाँ बात करें इंग्लिश में तो मार्केट डिमांड कर if I didn't show that, that's in this way. is the graphical representation of Damn, yeah, you're going to do that. market demand schedule. Yeah, anything in you want it. It represents The two that good good. different quantities of a commodity that all the buyers of the market is ready to buy You have to make the wall snap out. Right? Oh, at different prices. you have to lie for him when it was. लीजिए, तो मैंने दोनों चीज़ें जो है वो डिफाइन कर दी। कौन कौन सी चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी है? इंडिविजुअल डिमांड कर और क्या डिफाइन कर दिया है? मार्केट डिमांड। अब इनको बना के दिखाता हूँ कि ये बनते कैसे। भाई कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाया जिसमें लिखा प्राइस एंड क्वांटिटीज। प्राइस एक तो क्वांटिटी, 4 प्राइस, 2 क्वांटिटी, 3 प्राइस, 3 क्वांटिटी, 2 प्राइस, 4 क्वांटिटी 1। ये हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। इसी को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल टर्म्स में। Here. इसको ही रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल टर्म्स में। ये 0, ये एड, ये 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए, जब आपने इधर लिखेंगे आप प्राइजेस और इधर लिखते हैं क्वांटिटीज। 1 रुपए की कीमत पर 4 क्वांटिटी खरीदी जा रही, तो 1 रुपए की कीमत और क्वांटिटी 4। 2 रुपए की कीमत पर 3 क्वांटिटी खरीदी जा रही, तो 2 रुपए की कीमत और क्वांटिटी 3। And I'm like, oh, no, literally. 3 रुपए पे 2 क्वांटिटी खरीदी जा रही है और 4 रुपए पे 1 क्वांटिटी खरीदी जा रही है। ये हो गया आपका डिमांड कर। You mind that? तो यहाँ तक जो मैंने बताया ये कर्व कहलाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और अब मैं जो बनाने वाला हूँ वो बना हुआ मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या है? देखो, मान के चलिए कि हमारे पास 2 ही कंज्यूमर है मार्केट के अंदर, यानी बायर सिर्फ 2 है। एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए
प्राइस ये रहे तो इतनी क्वांटिटी खरीदता है, मिस्टर बी प्राइस इतनी रहे तो इतनी क्वांटिटी खरीदता है। मैंने बताया अभी था डिमांड शेड्यूल में 1 2 3 4, तो ये खरीदता है 4 3 2 1। मिस्टर बी 1 2 3 प्राइस होने पर ये खरीदता है 5 4 3 2, ऐसे खरीदता है। ठीक है, यानी 1 रुपए के प्राइस होने पे मिस्टर बी 5 क्वांटिटी खरीदता है, 2 रुपए होने पे वो 4 ही क्वांटिटी खरीदता है, 3 रुपए होने पे 3 क्वांटिटी खरीदता है, 4 रुपए होने पे वो 2 क्वांटिटी खरीदता है। तो ये मिस्टर बी का अपना आदत है भाई, अपना तरीका, मिस्टर ए का अपना तरीका। बाजार में सब आदमी सेम क्वांटिटी थोड़ी खरीदते हैं, सबका अपना अपना। अच्छा, तो टोटल देखा जाए, इन टोटल देखा जाए तो मिस्टर टोटल मार्केट डिमांड जो देखी जाए तो वो प्राइस और क्वांटिटी ऐसे हुई 1 2 3 4 में। 1 रुपए के प्राइस में ए ने खरीदा 4 और बी ने 5, तो टोटल हो गई 9। बी ने 3, इसने 4 7, इसने 2, इसने 3 5, इसने 1, इसने 2 3, ये हो गया टोटल। ठीक है भाई, हमने क्या किया, दोनों की क्वांटिटी जोड़ दी। 1 रुपए की कीमत पे ये 4 खरीदता है और 1 रुपए की कीमत पे ये 5 खरीदता है, यानी 1 रुपए की कीमत पे कितना खरीदा जा रहा है 9। ठीक है, 2 रुपए की कीमत पे टोटल कितना खरीद रहे हैं 7, और 3 रुपए की कीमत पे टोटल खरीदा जा रहा है 5, 4 रुपए की कीमत पे टोटल खरीदा जा रहा है 3। अब देखिए, अब मैं जो मार्केट डिमांड कर्व बनाऊंगा वो टोटल वाले को लूंगा, ना कि इंडिविजुअल वाले को। ठीक है, तो टोटल वाले को लिया जाए 2 4 6 8, सॉरी मुझे तो यहाँ 4 लिखना है, 2 4 6 8 10। That then those are both can cook and we will hear out of me now. So then that 1 2 3 4, यहाँ प्राइसेस और यहाँ क्वांटिटीज। ध्यान दीजिए, अब 1 रुपए के प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदी गई, 1 रुपए के प्राइस पे क्वांटिटी खरीदी गई 9, तो यहां लगेगा लगभग 2 रुपए के प्राइस पे 7 खरीदी गई, लगभग यहां लगेगा 3 रुपए के प्राइस पे 5 खरीदी गई, लगभग यहां लगेगा, और 4 रुपए के प्राइस पे 3 खरीदी गई, लगभग यहां। तो इन सब से मिला के जो डिमांड कर्व बनेगा वो डिमांड कर्व कहलाएगा आपका मार्केट डिमांड कर्व। तो मैंने लिख दिया DM, मार्केट डिमांड कर्व। देखो भाई, मेरे पॉइंट्स जो है मिले नहीं है क्योंकि मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप कॉपी पे बनाएंगे तो आपको ये पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, 1 रुपए की कीमत पे 9, 2 रुपए की कीमत पे 7, 3 रुपए की कीमत पे 5 और 4 रुपए की कीमत पे 3। ठीक है, अरे यार 1 रुपए की कीमत पे 9 क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी 9 तो यहाँ होगा ना बीच में। ठीक है, और 2 रुपए की कीमत पे 7 क्वांटिटी, 7 इन दोनों के बीच में होगा ना। 3 रुपए की कीमत पे 5 इनके बीच में होगा, और 4 रुपए की कीमत पे 3 इनके बीच में होगा, इस वजह से लगा मीन्स। ठीक है, तो ये है आपका मार्केट डिमांड कर्व। असल में मार्केट डिमांड कर्व दो डिमांड कर्व का जोड़ होता है, ए के डिमांड कर्व और बी के डिमांड कर्व का जोड़ है। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं, इट इज हॉरिजॉन्टल समीशन now let me know the thing because he something later with a wrap up. ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। यह है व्यक्तिगत मांग वक्रों का No, but then to what you mean agree with the lesson. How to know that you're going to tell समस्तर जोड़ है। ten code that will and yeah well यह व्यक्तिगत मांग वक्रों का सम स्तर जोड़ है। ठीक है, तो मैंने मांग वक्र के बारे में पूरा बता दिया। अब आपके पास जो बचा हुआ है वो है मांग वक्र का ढलान, यानी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। जब वॉच कर दीजिए, Aubrey cut it in like and you say it's a friend for agree with us.
हाँ जी, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है समझिए। स्लोप का मतलब होता है ढलान। ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्लोप जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। यदि वो डाउनवर्ड है तो ये एक तो इंक्रीजिंग स्लोप है, ये वाला डिक्रीजिंग स्लोप है, और ये वाला कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है। इंक्रीजिंग स्लोप मतलब यहाँ स्लोप कम था फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, यहाँ स्लोप ज़्यादा था फिर धीरे धीरे कम होता गया, और यहाँ कांस्टेंट स्लोप है, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है, ये नहीं होता हमारा डिमांड कर्व जनरली, पर असल में डिमांड कर्व ऐसा होता है, ठीक है। आपके सिलेबस में ऐसा दिखाया गया है पर असल में ऐसा होता है, डिक्रीजिंग स्लोप होता है डिमांड कर्व का। चलिए, तो आपके पास जो है वो कांस्टेंट स्लोप है डिमांड कर्व का, डिमांड कर्व का स्लोप, डिमांड कर्व का स्लोप। ये प्राइस इतनी तो क्वांटिटी इतनी, और ये प्राइस घट गया तो क्वांटिटी भी बढ़ गया। डिमांड बना दिया मैंने। डिमांड का ये बताया है कि जैसे क्वांटिटी प्राइस घट जाता है तो क्वांटिटी बढ़ जाता है, और प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी घट जाती है, ठीक है। इसका स्लोप, स्लोप पहली बात तो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप कैसा है, नीचे की ओर ढलान। अब नीचे की ओर ढलान क्यों है, ऊपर की ओर क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए किसके, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, और प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है, नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी गिरता है और प्राइस घटने पे क्वांटिटी बढ़ता है, तो इसलिए नेगेटिव रिलेशनशिप है। कीमत तथा मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। There is negative relationship between price and quantity. Having this view of the short time is one heck. I can do sign of this again with me. जब That's with an कीमत बढ़ती है often then तब मात्रा गिरती, और इसके विपरीत भी। the women actually When price increases, says either that or even quantity decreases and vice versa, इसके उल्टा। ठीक है, स्लोप कैसे निकाला जाता है, स्लोप निकाला जाता है हमेशा चेंज इन वाई एक्सिस। किसी भी चीज का स्लोप जो निकलेगा वो निकलेगा चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। कभी भी ऐसे स्लोप निकलता है। तो चेंज इन वाई एक्सिस का मतलब क्या है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। that is the kind of thing in a way. चेंज इन प्राइस को हम डेल्टा पी कह सकते हैं और चेंज इन क्वांटिटी को डेल्टा क्यू कह सकते हैं। ठीक है, अब स्लोप जो है उसके अंदर आप नेगेटिव लगा सकते हो, कारण यह है क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक को कहेंगे डेल्टा पी
और यहाँ से यहाँ तक को कहेंगे डेल्टा क्यू। ठीक, तो ये है आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का स्लोप। बात आई इसमें? तो दिस इज व्हाट, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होगी, क्योंकि आज मुझे यही 2 टॉपिक बताने थे, मांग वक्र और इसका ढलान। तो उम्मीद है जितनी बातें आपको बताई गई है, समझाई गई है, वो समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।